हेलो। नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी साइंस पर। और बात क्या करने वाले हैं, टीजीटी साइंस में हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीजीटी साइंस के लिए। और टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेस। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि टीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस और आपका यूपी टीजीटी सभी के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास सीजीएस के प्लेटफॉर्म से लेना है तो यहाँ पर ऐप का क्यूआर कोड है, इसको आप क्यूआर कोड को स्कैन करके ऐप पर जाकर के क्लास को आप आप परचेज कर सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन क्लास में आना है तो आप साकेत मेट्रो गेट नंबर 2 पर आकर के सीजीएस के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के आप क्लास को स्टार्ट कर सकते हो। दोनों मोड में क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी क्लास को कोर्स को लेकर के और क्लास को स्टार्ट कर दें। टीजीटी में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा हो तो अधिकांश क्वेश्चंस जो है वो बायोलॉजी के होते हैं। और बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा टफ लेवल पे होते हैं, यानी कि 12th या ग्रेजुएशन लेवल के भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमको 10th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल की हर अप्रोच को फॉलो करना है इस लेक्चर में। और हम आपको धीरे धीरे बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ आपको हम ले जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस। तो हम सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ होती क्या है। तो लाइफ के क्या होते हैं, ऐसे कुछ चार करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर वो चार करेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम कहेंगे कि उसमें लाइफ है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ इज, नंबर वन, अगर कोई भी बॉडी ग्रो कर रही है, उसमें ग्रोथ हो रही है, अगर उस बॉडी में रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो रिप्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर उसमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोऑर्डिनेशन, या इसको हम लोग कह देते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई और मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। दीज आर द फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ। किसी भी प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, एल्गी हो, बैक्टीरिया हो, किसी में भी हो, उन सब में क्या होगा, ये चार चीजें होती हैं। उनमें ग्रो होता है। ग्रो का मतलब है कि उनमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। उनके टिश्यू में क्या होता है, रिपेयरिंग होती है, उनके साइज बढ़ती है, उनका हाइट बढ़ता है। रिप्रोडक्शन में उनकी जनरेशन बढ़ती है, स्पीसीज के नंबर्स बढ़ते हैं, उनमें वेरिएशंस बढ़ते हैं। रिस्पांस टू स्टिमुलाई मींस वो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। एंड फोर्थ इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के मतलब ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जिसके थ्रू हम कहते हैं कि हम जिंदा हैं, वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म है। अब यहां पे अगर पूछ ले कि किसी इंडिविजुअल के लिए, और इंडिविजुअल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स कौन है, हम अगर जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं, क्या हम ग्रो कर रहे हैं इसलिए जिंदा हैं, क्या हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए जिंदा हैं, क्या हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसलिए जिंदा हैं, या हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म है इसलिए हम जिंदा हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ। हम अगर जिंदा हैं तो हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारे अंदर रिस्पिरेशन हो रही है, हमारे अंदर न्यूट्रिशन का जो है डाइजेशन हो रहा है, हमारे अंदर एक्सक्रीशन हो रहा है, हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। दीज आर द बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसकी वजह से हम जिंदा हैं। और अगर किसी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखना है, अगर किसी भी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बना के रखना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो आने वाले 150 सालों के बाद ह्यूमन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो किसी भी स्पीसीज के लिए, किसी भी प्रजाति के लिए
जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका क्या है, रिप्रोडक्शन है। और इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, मेटाबॉलिज्म है। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, मेटाबॉलिज्म की। तो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर वन, लाइफ प्रोसेस का जो कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, these are the four characteristics: grow, reproduce, response to stimuli and metabolism। यानी कि उसके शरीर में अगर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, अगर उसके शरीर में क्या हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, अगर वो क्या हो रही है, वाह उद्दीपन हो रहा है उसके अंदर, वाह उद्दीपनों को वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है, और क्या हो रहा है उसमें, उपापचय की क्रिया हो रही है, यानी कि मेटाबॉलिज्म हो रही है। तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ। ये लाइफ के क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किन में होते हैं। तो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर बेसिकली फाउंड इन These characteristics are basically found in microorganism। ये कहां मिलेंगे हमको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह में मिलते हैं आपको, एल्गी हो गया, फंगी हो गया, इनमें आपको मिलेंगे। सेकंड आपका क्या हो, जितने भी आपके प्लांट हैं, जितने भी आपके क्या है, प्लांट हैं, एंड ऑल द एनिमल, सभी क्या है यहाँ पर आपके एनिमल्स हैं। तो प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही क्या करती है, उसको लाइफ प्रदान करती है, उसको जीवन प्रदान करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और प्लांट और एनिमल में, इसमें बेसिकली आपका बैक्टीरिया आ जाएगा। प्लांट और एनिमल में दोनों आ जाएंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जैसे एल्गी, एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। फंगी यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। ऑल प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर इन नेचर। सारे प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जितने भी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऑल द, तो ये इसमें क्या है, लाइफ है, इनमें क्या होती है, लाइफ होती है। तो क्या वायरस में लाइफ होती है, हम इसको समझेंगे, क्या वायरस में लाइफ होती है। तो ध्यान रखिएगा, वायरस के अंदर ग्रो कर सकता है वो, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, रिस्पॉन्स भी कर सकता है, और उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी होता है। बट इन सब चीजों को करने के लिए उसको किसी दूसरे लिविंग होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लिविंग सेल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वायरस को कोई लिविंग सेल नहीं मिलेगा, अगर किसी वो डेड पार्ट पे है या किसी नॉन लिविंग पार्ट पे है, तो वायरस एक्ट एज नॉन लिविंग। वायरस तभी लिविंग होगा जब किसी लिविंग पार्टिकल के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर इंटर करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस के अंदर लाइफ है भी और लाइफ नहीं भी है। इट्स डिपेंड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द होस्ट। अगर होस्ट है तो वो लिविंग है, अगर होस्ट नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस अगर किसी मेज पर, किसी स्टूल पर, किसी हैंडल में लगा हुआ है, दैट इज नॉन लिविंग। वो कैसा है, नॉन लिविंग है। अब अगर वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा, हमारी डीएनए को, हमारी सेल की मशीनरी को यूज करके वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा, उसमें मेटाबॉलिज्म होगी, तो अब वो क्या हो गया, वो लिविंग हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि कंप्लीटली लिविंग कौन होगा, जिसमें चारों कैरेक्टर्स स्पॉन्टेनियसली पाई जाएंगी, किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। तो दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल। बट वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड, सॉरी, लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब बात आती है कि लाइफ प्रोसेस, अगर ह्यूमन की बात करें या एनिमल की बात करें या प्लांट की बात करें, तो ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। अब आगे लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आ जाएगा, हम अभी जिंदा हैं उसकी क्या प्रोसेस है। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अगर हो रही है, इसका मतलब आपके अंदर क्या है, लाइफ है। तो अब हम बात करेंगे यहां पर कि अगर आपसे कोई पूछे कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आएगा, अगर हमारे अंदर लाइफ है उसके प्रोसेस में क्या क्या आ जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है, लाइफ प्रोसेस इंक्लूड्स न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस इंक्लूड न्यूट्रिशन,
लाइफ प्रोसेस इंक्लूड respiration, respiration. Life process include excretion, excretion. Life process includes life process includes reproduction. Life process include reproduction. Life process include transportation. Transportation. Life process include coordination. Coordination. These are the basic life process of the life. इसको हम हिंदी में क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन का मतलब पोषण की क्रिया कह देंगे. व्हाट इज न्यूट्रिशन मीन्स पोषण हो रहा है, किसी चीज में पोषण हो रहा है, इसको हम लोग क्या कह देंगे? श्वसन कह देंगे. श्वसन कह देंगे. इसको हम लोग क्या कह देंगे? उत्सर्जन कह देंगे. इसको हम लोग क्या कह देंगे? प्रजनन कह देंगे. इसको हम लोग क्या कह देंगे? परिवहन कह देंगे. परिवहन कह देंगे. इसको हम लोग क्या कह देंगे? संयोजन कह देंगे, यानी कि कोऑर्डिनेशन कह देंगे. तो दीज आर द लाइफ प्रोसेस: न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन. अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये सभी में होता है. प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है. प्लांट प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी. तो अब यहां पर हमको देखना है कि न्यूट्रिशन का मतलब हो जाता है, ध्यान एक एक को अगर हम समझेंगे यहां पर बेसिकली, अगर इसको हम यहां पे समझें एक एक चीजों को, तो हम पाएंगे यहां पर न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन से क्या होता है कि हमको एनर्जी मिलती है. क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. और एनर्जी से हम क्या करते हैं? हम वर्क करते हैं. हमारी बॉडी क्या करती है? वर्क करती है. ये वर्क जो होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वर्क होती है. इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वर्क होते हैं. न्यूट्रिशन, एनर्जी एंड वर्क मिलेगा. अब जो ये एनर्जी मिलेगा वो हमको एटीपी के फॉर्म में मिलता है. किस फॉर्म में मिलता है? एटीपी के फॉर्म में मिलता है. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में मिलता है. और ये जो एनर्जी आई है न्यूट्रिशन की, वो हम किससे मिली? हमको ये न्यूट्रिएंट से मिलती है. किससे मिलती है? न्यूट्रिएंट से, यानी कि पोषक तत्वों से मिलती है. और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसका सोर्स क्या होता है? फूड होता है. तो फूड किसमें? फूड हमको न्यूट्रिशन से मिलता है. तो न्यूट्रिएंट से हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. एनर्जी से हमको क्या मिलेगी? एटीपी मिलेगी. लेकिन इस एनर्जी को बनने के लिए, इस एनर्जी को हमको मिलने के लिए दो चीज रिक्वायरमेंट होती है. एक तो क्या होना चाहिए? डाइजेशन. डाइजेशन और रिस्पिरेशन. डाइजेशन एंड रिस्पिरेशन, ये दोनों चीजें मिल करके हमको क्या करती हैं? एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. यानी कि केवल खाना खाने से हमको एनर्जी नहीं मिलेगी. हम जब खाना खाएंगे, जब वो डाइजेशन हो जाएगा, फिर हम ऑक्सीजन को लेंगे. वो ऑक्सीजन और जो बचा हुआ भोजन है सेल में जाएगा और सेल में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा. और ऑक्सीडेशन से क्या होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के फिर साइकिल होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होगी. उससे क्या हो जाता है कि आपका जो है वो फूड का एनर्जी में कन्वर्जन होता है. यानी कि बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर. डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन आर कनेक्टेड टू ईच अदर. दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि दोनों अलग अलग चीजें हैं. जैसे हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने क्या किया? फूड लिया. फूड लिया. फूड का क्या हुआ? डाइजेशन हुआ. क्या हो गया? डाइजेशन हो गया. डाइजेशन के बाद इसका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा. ये ट्रांसपोर्ट होगा. और डाइजेशन के बाद क्या बन गया? ये ग्लूकोज बन गया. और ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा? सेल के अंदर आएगा. ग्लूकोज कहाँ पे आएगा? सेल में आएगा. तो फूड का डाइजेशन हो रहा है. ऐसे ही क्या है? आपका एयर है. एयर मतलब ऑक्सीजन. इसका क्या होगा? इसका हम लोग ब्रीदिंग करेंगे. इसका क्या करेंगे? ब्रीदिंग करेंगे.
ये भी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ये भी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। और O2 कहाँ पे आ जाएगा, O2 भी कहाँ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। तो सेल में जब ग्लूकोज आ जाएगा और O2 आ जाएगा, इससे क्या बनता है, एटीपी बनता है। इससे क्या बनता है, एटीपी बनता है। यही क्या है, हमारी एनर्जी है। यही क्या है, एनर्जी है। इसका मतलब एनर्जी बनने के लिए डाइजेशन और ब्रीदिंग और इसका बनना क्या कहलाता है, रिस्पिरेशन कहलाता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एटीपी, ग्लूकोज से एटीपी का बनना ही क्या कहलाता है, रिस्पिरेशन कहलाता है। तो रिस्पिरेशन और डाइजेशन बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और उससे क्या बनती है, हमको ऊर्जा मिलती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलता है। तो न्यूट्रिशन और डाइजेशन, सॉरी, न्यूट्रिशन से हमको क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। उस न्यूट्रिएंट से हमको क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड मिलेगा जो कि ग्लूकोज होगा। वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होकर के ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में जाएगा। इधर से हम ब्रीदिंग करेंगे तो O2 आएगा, O2 हमारे ब्लड के थ्रू सेल में पहुंचेगा। सेल के अंदर दोनों क्या करेंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या होंगे, एक रिएक्शन करेंगे। और वो रिएक्शन से क्या होगा कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनेगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। जहां पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्योंकि हम वहां पे पावर जनरेशन कर रहे हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कह देते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कह देते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। डाइजेशन और रिस्पिरेशन को हम दोनों को एक साथ लिंक करके समझेंगे, तभी तभी हम उसको अच्छे से उसके क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि दोनों को लिंक करके भी वहां पे क्वेश्चन पूछ लेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग आगे चल करके एक एक टॉपिक को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे न्यूट्रिशन को हम लोग समझेंगे, जैसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन को समझेंगे। तो न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है हमको, इसमें ध्यान रखिएगा। मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मोड क्या होते हैं। नंबर 2, स्टेज ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के स्टेज क्या होते हैं। थर्ड, थर्ड हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर, बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं एंड इट्स सोर्स एंड डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, न्यूट्रिएंट्स और उसके सोर्स क्या है, उसकी कमी से कौन कौन से हमारी बॉडी में डिजीज हो जाएंगे। स्टेज ऑफ द न्यूट्रिशन, खास करके किसमें, होलोजोइक में। हम लोग कैसे होते हैं, होलोजोइक होते हैं। तो होलोजोइक का मतलब होता है कि जो फूड को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, मुंह में रख करके उसको हम डाइजेस्ट करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो वो ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ हो जाते हैं, ऑमनीवोरस होते हैं, कॉर्निवोरस होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम बात करेंगे यहाँ पर, तो प्लांट के अलग हो जाएंगे, प्लांट में अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे, एनिमल में अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होंगे। प्लांट में जो होंगे वो इसलिए आपके ऑटोट्रॉफ होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। एक क्या होते हैं आपके, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं। एक आपके होते हैं स्पेशल टाइप के होते हैं, स्पेशल टाइप के होते हैं। स्पेशल टाइप का मतलब होता है कि जो जैसे लाइकेन हो गया, सिम्बायोसिस में रहते हैं, माइकोराइजा हो गया, या जो आपके पिचर प्लांट होते हैं, जो क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्यों इंसेक्ट को ईट करते हैं। ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप में भी आपके दो तरह के होते हैं। एक आपके होते हैं पैरासिटिक, पैरासिटिक होते हैं, एक आपके सैप्रोफिटिक होते हैं। पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। तो पैरासाइट क्या होते हैं, सैप्रोफाइट क्या होते हैं, टोटल और पार्शियल भी पूछ लेता है। फैकल्टेटिव क्या होते हैं, ऑब्लिगेट क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं,
फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं। ये बात होगी प्लांट के बारे में, इसको हम लोग पढ़ेंगे। एनिमल में बात करेंगे हम, अगर यहाँ पर अगर हम एनिमल में बात करते हैं तो एनिमल जो मोस्टली होते हैं वो जो हायर एनिमल होते हैं वो होलोजोइक होते हैं। जो जो आपके अमीबा से लेकर के अमीबा से लेकर के जितने भी एनिमल तो कैसे होते हैं आपके होलोजोइक के नेचर में होते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है फूड को मुंह में रखते हैं। ये भी आपके क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं मोस्टली। मोस्टली एनिमल कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक के नेचर होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक एनिमल। सभी एनिमल क्या करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे प्लांट या एनिमल पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। हेट्रोट्रॉप में भी कई तरह के होते हैं। हेट्रोट्रॉप में भी कई तरीके के होते हैं। जिससे हमारा बात करेंगे। कुछ होते हैं जो ऑमनीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, कुछ हर्बीवोरस होते हैं, सैंग्विवोरस होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं आपके। जो कुछ ऐसे होते हैं सैप्रोफेगस होते हैं, कैप्रोफेगस होते हैं। जो कैप्रोफेगस होते हैं तो अलग अलग जो है वहां पे आपसे पूछ सकता है। जैसे हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, कार्निवोरस, ऑमनी ऑमनीवोरस, सैंग्विवोरस, सैंग्विवोरस। जो ब्लड सकर होते हैं, ब्लड सकर को सैंग्विवोरस कहा जाता है। जैसे आपका सैप्रोफेगस, जो आपके फीकस जो खाते हैं सैंग्विवोरस हो गए। इसके बाद आपके कैनिबल्स जो होते हैं, कैनिबल्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। इन सब की जो स्कैवेंजर्स जो होते हैं, इन सब की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एक आपके होते हैं डेट्राइटिवोरस, डेट्राइटिवोरस। डेट्राइटिवोरस का मतलब क्या होता है कि जो सड़े गले चीजों को खाते हैं। ईट डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को जो डिस्ट्रॉय करके खाते हैं। सबसे लो लेवल पे जो होते हैं आपके ट्रॉपिक लेवल में, फिर सबसे हायर लेवल पे जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके डिट्राइटिवोरस कहलाते हैं। जैसे केचुआ हो गया, जैसे आपका सेंटीपीड्स हो गए, मिलीपीड्स हो गए, बीटल्स हो गए। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डिट्राइटिवोरस। स्कैंजा स्कैवेंजर्स जो होते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल क्लीनर कहते हैं इन्वायरमेंट के। तो इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर देखना है। इस तरह से अलग अलग क्या होगा आपका होते हैं, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। स्टेज ऑफ द न्यूट्रिशन। तो स्टेज में आपकी क्या होगी, जब भी होलोजोइक में होगा तो पहले इंजेक्शन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेज की बात करते हैं, अगर स्टेज ऑफ द स्टेज ऑफ द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की जो स्टेज होती है, पहले आपका क्या होता है, इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन। उसके बाद आपका क्या होता है, डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। इसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज द एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। एंड नेक्स्ट इज द इजेशन, नेक्स्ट इज द इजेशन। तो these are the example of the stage of the nutrition। पहले हम इंजेक्शन करेंगे, डाइजेशन करेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, एसिमिलेशन करेंगे और इजेशन करेंगे। ये कहाँ पर होता है, कैसे होता है, इसको पूरा हम लोगों को पढ़ना है। कैसे होता है, इंजेक्शन कहाँ कहाँ पे होगा, डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होगा, एसिमिलेशन कहाँ पर होगा, एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, व्हाट इज द रोल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टमक, व्हाट इज द रोल ऑफ द बक्कल कैविटी, हाउ मेनी ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पैंक्रियाज। आपका अलग अलग जो ग्लैंड्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं, उन पे हमें डिस्कस करना है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के सिलेबस में हैं, जिनको हमको एक एक करके पढ़ना है, इसको हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेसिकली आपके, हम डिवाइड कर देते हैं इसको, एनर्जी प्रोवाइडर, एनर्जी प्रोवाइडर एंड नॉन एनर्जी प्रोवाइडर। नॉन एनर्जी प्रोवाइडर, ऊर्जा देने वाले और बिना ऊर्जा देने वाले।
एनर्जी प्रोवाइडर में आपके क्या आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी प्रोवाइडर, फैट इज द एनर्जी प्रोवाइडर एंड प्रोटीन, ये किस में आ जाते हैं, आपके एनर्जी प्रोवाइडर में आ जाते हैं। नॉन एनर्जी प्रोवाइडर में क्या क्या आ जाते हैं आपके, ध्यान रखिएगा, नॉन एनर्जी प्रोवाइडर में आपके आ जाते हैं विटामिन, vitamins are non-energy provider, minerals are non-energy provider, water and roughes. These are the example of the non-energy provider. विटामिन, खनिज, वाटर एंड रफेज जो है आपके क्या है, ये नॉन एनर्जी प्रोवाइडर है। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आपके क्या है, एनर्जी प्रोवाइडर है। कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनके सोर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ हमको ध्यान में रखना है यहाँ पर कि जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको हमको ध्यान में रखना है कि जैसे इसको हम क्लासिफाई करेंगे, एनर्जी प्रोवाइडर कौन कौन से हो जाएंगे, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, कौन से हमारी बॉडी में क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। नंबर 3 हमारे पास जो है वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर, मेटाबॉलिक रेगुलेटर, कौन कौन से मिनरल्स किस किस काम में आते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइडर में आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, दीज आर द एनर्जी प्रोवाइडर। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, रिपेयरिंग मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड सेल, सेल टिश्यू का बनना, रिपेयरिंग करना, बॉडी बिल्डिंग करना, इसके लिए केवल रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, प्रोटीन। प्रोटीन इज द ओनली न्यूट्रिएंट्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बिल्डिंग, फॉर फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज, डैमेज, वुंड हीलिंग, इन सब में कौन काम करता है, आपकी प्रोटीन काम करती है। एंड मेटाबॉलिक रेगुलेटर आर द विटामिन, विटामिन क्या करते हैं हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिक रेगुलेशन करते हैं। मिनरल्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिक रेगुलेशन करते हैं। और वाटर भी क्या करता है हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिक रेगुलेशन का काम करता है। तो ये कैसे काम करते हैं, इनके सोर्स क्या होते हैं, इनसे डिजीज कौन कौन सी कमी से हो जाती है, और इनके जो है वो क्या है कि कमी को दूर कैसे किया जाएगा, हम इनको क्या क्या खाएंगे, इन सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो इस लेवल पे हमको इस न्यूट्रिएंट्स के टॉपिक को पूरा कवर करना है, प्लांट के केस में भी और एनिमल के केस में। प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, एनिमल में कैसे न्यूट्रिशन होता है, इसको हम लोग देखने का काम करेंगे। तो ये हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। तो आज हम लोग इस क्लास में ये पढ़ाया आप लोगों को कि बेसिकली न्यूट्रिएंट्स लाइफ प्रोसेस क्या होती है, लाइफ प्रोसेस के साथ साथ लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स के बाद जो मेटाबॉलिज्म होती है वो बेसिक क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और उसकी जो प्रोसेस होती है उसमें कौन इन्वॉल्व होती है। इसके बाद वो लाइफ प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो वो एनर्जी जो प्रोवाइड होता है, उसके लिए दो चीज जिम्मेदार है, डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एंड रिस्पिरेशन। न्यूट्रिशन से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, रिस्पिरेशन से भी हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और इन दोनों से हमको कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है जो हमको बाहर निकालना होता है। जैसे डाइजेशन का जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका क्या है, फीकस है, मल है, उसको हम बाहर निकालेंगे। रिस्पिरेशन का जो वेस्ट मटेरियल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लंग्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में एक्सेल कर देते हैं। तो ये आपका हो गया। न्यूट्रिएंट्स में अलग अलग प्लांट में, बैक्टीरिया में, एनिमल में कैसे होता है, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं। बैक्टीरिया में जो होती है केमी ऑटोट्रॉप भी होता है और फोटो ऑटोट्रॉप भी होता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। प्लांट में फूड बनने का अलग प्रोसेस है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस किया है। अब हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो न्यूट्रिशन को बेसिक से स्टार्ट करके इसको हम आगे तरफ ले जाएंगे। ऐसे ही हर टॉपिक को हम लोग एक एक करके उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास को हम लोग फिर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड डे।